हेलो दोस्तों, मेरा अमित राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी आप जान रहे हैं, क्लास 11th का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है और ये लेक्चर नंबर 12 है और टॉपिक का नाम है आपका समतुल्य भार इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले इक्विवेलेंट वेट के ऊपर 2 लेक्चर यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। इक्विवेलेंट वेट थोड़ा लंबा चल रहा है, इसलिए लंबा चल रहा है कि बहुत बेहतर टॉपिक है और बहुत सारे सब टॉपिक्स इसके अंदर अवेलेबल है। तो इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का। आज का क्लास हम स्टार्ट करें, आज के क्लास में आपको चीजें सिखाएं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस क्लास में हम आप लोगों ने सीखा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ तत्व, कि किसी तत्व का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जा सकता है। दूसरा हम आप लोगों ने सीखा इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, आयन का इक्विवेलेंट वेट किस प्रकार से निकाला जा सकता है, ये सब चीजें। और तीसरा हम आप लोगों ने सीखा यौगिक के अवयव का, कोई भी यौगिक है उस यौगिक में कुछ ना कुछ अवयव होगा, तो यौगिक के अवयव का इक्विवेलेंट वेट, यौगिक के अवयव का तुल्यांकी भार, ये 3 चीजें हम लोग कैलकुलेट करने के लिए सीख चुके हैं। इस पर जो लेक्चर डाला गया है आपके चैनल के ऊपर वो लेक्चर नंबर 10 है और इसके ऊपर जो लेक्चर डाला गया वो लेक्चर नंबर 11 है। और आज जो लेक्चर आप देखने वाले हैं वो लेक्चर नंबर 12 किसके ऊपर, तो इक्विवेलेंट वेट का पार्ट 3। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं इक्विवेलेंट वेट के तीसरे पार्ट पर और चीजें सीखते हैं कि भाई सबसे पहले इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो हम लोगों को आज ना सबसे पहले डिस्कस करना है अम्ल का तुल्यांकी भार, कि किसी भी अम्ल का इक्विवेलेंट वेट किस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है, वो चीजें समझिए। बिल्कुल ध्यान से आसान तरीका से मैं आपको सिखाने वाला हूं ताकि समझने में कहीं थोड़ा सा भी दिक्कत आपको महसूस ना हो। तो देखिए, किसी अम्ल का, चाहे कोई भी अम्ल हो, किसी अम्ल का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार को आप समतुल्य भार भी कहते हैं। तुल्यांकी भार उसके अनुभार ना, अम्ल होगा तो उसका अनुभार होगा, उसके अनुभार एवं क्षारकता के अनुपात के बराबर होता है। तो अब यहां सिंपल सी बातें आ चुका है, डेफिनेशन इसके फॉर्मूला को क्रिएट करके दे रहा है और इस पर यदि आप फॉर्मूला क्रिएट करें तो आपको फॉर्मूला समझ में आने वाला है कि भाई इस पर फॉर्मूला क्या होगा। ई अम्ल बराबर, यानी अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अनुभार, इस अनुभार में हम भाग दे देंगे किससे, क्षारकता से। अब आपके मन में एक ये भी तो चलेगा सर कि ये क्षारकता किस प्रकार से कैलकुलेट होगा। मान लीजिए कि मैं आपको कहूं कि भाई कोई अम्ल है, ऐसे ही एग्जांपल मैं कहूं कि एक एसिड है, उस एसिड का अनुभार 100 है और क्षारकता 4 है, तो उसका तुल्यांकी भार कितना होगा, 25। तो जरूरी बात यह है कि ये क्षारकता या भास्मिकता है क्या। तो सबसे पहले हम आप लोग इसी क्षारकता या भास्मिकता को डिफाइन कर लेते हैं कि ये क्षारकता या भास्मिकता क्या होता है। हम किसे कहते हैं, बेसिसिटी। और इस बेसिसिटी के अकॉर्डिंग टू हम आप लोग काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। किस बेसिस पे, तो जरा देखिए सर, किसी अम्ल में, चाहे कोई भी अम्ल हो, किसी अम्ल में उपस्थित प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु के संख्या को क्या कहते हैं, क्षारकता या भास्मिकता कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी बात हो गई कि अर्थात क्षारकता बराबर प्रतिस्थापनशील
प्रतिस्थापनशील H परमाणु, जितना हाइड्रोजन परमाणु को हम किसी अम्ल से निकाल सकते हैं उस अम्ल का वही क्षारकता कहलाएगा। एग्जाम्पल मैं सिंपल वे में आपको बताऊं तो आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक आसान सा एग्जाम्पल लिया, HCl, H सिंगल बॉन्ड Cl, आप इससे एक हाइड्रोजन निकाल सकते हैं तो इसका क्षारकता हो गया 1। दूसरा अम्ल लेते हैं हम H2SO4 और इसका बॉन्डिंग सिचुएशन देखते हैं। S कोऑर्डिनेट बॉन्डो, सिंगल बॉन्डो, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H ना, ऐसा करके। तो देखिए ये 2 हाइड्रोजन परमाणु इससे निकल सकता है तो इसका क्षारकता हो गया 2। अभी तक तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि किसी अम्ल में जितना हाइड्रोजन है वही उसका क्षारकता है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों, थोड़ा सा अलग सिचुएशंस है, अलग टर्म्स है, तो उन अलग टर्म्स को भी हम आप लोगों को डिस्कस करना है, देखना है, समझना है। तो सबसे पहले ना आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं और एग्जाम्पल पर ले चलता हूं आपको। तीसरा एग्जाम्पल है आपके पास H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। इस फॉस्फोरस एसिड में देखिए फॉस्फोरस कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाएगा, जबकि ये हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्ट केंद्रीय परमाणु फास्फोरस से जुड़ा हुआ है। तो इस टाइम पर आपका क्षारकता देख लीजिए, हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के बराबर बिल्कुल नहीं है, इसका क्षारकता 2 है। तो आप ये गलती बिल्कुल नहीं करिए कि क्षारकता हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के बराबर होता है, ये हमेशा नहीं होता है ना, सिचुएशंस अलग अलग हो सकता है। फिर देखिए जैसे मैं चौथा एग्जांपल आपको दिखाता हूं, H3PO4, इसका नाम होता है सर फॉस्फोरिक एसिड। अब यदि इस फॉस्फोरिक एसिड के क्षारकता की बात करें तो फास्फोरस कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। इस बार देखिए तीनों का तीनों हाइड्रोजन फास्फोरस से थ्रू ऑक्सीजन जुटा हुआ है, तो इसका भी क्षारकता आपके पास कितना आ गया, इसका भी बेसिसिटी 3 निकल के आ चुका है। तो इस बेसिस पे आप बेसिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं डायरेक्टली आपको इस पे क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे मानिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 आ गया, तो सबसे पहले इसका हम अनुभार निकालेंगे। हाइड्रोजन 2 है 2, सल्फर 1 है 32, ऑक्सीजन 16 चौका 64, और ये द्विभाषमिक अम्ल था तो 2 से भाग दे देंगे हम। परमाणु भार को टोटल ऐड कर लीजिए तो अनुभार निकल के आ जाएगा 98/2। तो सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट हो गया 49। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल आपको दिखाऊं, दूसरा एग्जांपल में लेता हूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। हाइड्रोजन 3, फास्फोरस 31, ऑक्सीजन 16 चौका 64, फिर से ऐड करिए और चूंकि इसका क्षारकता कितना है 3 है तो 98/3 ये आपका आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आप किसी भी अम्ल का इक्विवेलेंट वेट इस प्रकार से इस प्रोसेस के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे के सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं। भाई अगला सिचुएशन है क्षार का तुल्यांकी भार। तो बिल्कुल सेम तरीका से किसी भी क्षार का इक्विवेलेंट वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी क्षार का तुल्यांकी भार उसके अनुभार, तो सबसे पहले हम ऊपर में लिख लेते हैं, उसके अनुभार एवं अम्लीयता के अनुपात के बराबर होता है। लीजिए अम्ल में क्षारकता था और क्षार में अम्लीयता है। अब ये रही बात कि अम्लीयता किसे कहते हैं, अम्लीयता होता क्या है, तो वो समझना बहुत जरूरी है। एसिडिटी कि भाई एसिडिटी किस प्रकार से कैलकुलेट होगा और ये होता क्या है। तो किसी क्षार में उपस्थित क्षार में उपस्थित प्रतिस्थापनशील OH मूलकों
OH मूलकों के संख्या को क्या कहते हैं? तो इसके संख्या को अम्लीयता कहते हैं। तो भाई अम्लीयता का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ गया कि अर्थात अम्लीयता बराबर अब अम्लीयता होता क्या है? तो OH मूलक या मूलकों की संख्या, इसी संख्या को हम आप लोग क्या कहेंगे? तो इस संख्या को हम आप लोग कहेंगे अम्लीयता, एसिडिटी। ये चीज़ें क्लियर हो गया। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। बहुत सरल सा एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक क्षार ले लिया NaOH, कास्टिक सोडा। तो इसमें NaOH, OH की संख्या कितना है? 1 है, इसका क्षारकता 1 हो गया। दूसरा ले लिया KOH, इसका भी क्षारकता कितना है? 1 है, चूंकि इसकी संख्या ही 1 है। तीसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया MgOH का होल ट्वाइस, तो इसका क्षारकता अम्लता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चौथा एग्जाम्पल हमने ले लिया AlOH का होल थराइस, इसका अम्लता कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा कि अम्लता किसे कहते हैं। अब इसी अम्लता के बल पे आप किसी भी क्षार का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको एक दो एग्जांपल में करके बता रहा हूं। तब तक आप इसे वीडियो को रोकिए और आराम से नोट कर लीजिए। जैसे मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल यदि इस पे दूं, मान लीजिए कि हम क्वेश्चन बना रहे हैं और क्वेश्चन बनाते समय हमें कास्टिक सोडा के तुल्यांकी भार का आवश्यकता पड़ गया। तो सबसे पहले कास्टिक सोडा का अनुभार निकाल देंगे। सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1 भाग दे देंगे। चूंकि इसका आपने देखा अम्लता 1 आ रहा है, तो ये हो गया 40। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम 40, कार्बन 16 दूना 32, हाइड्रोजन 2। तो भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देखिए अम्लता 2 नजर आ रहा है, तो हम कितना से भाग दे देंगे? 2 से। अब सबसे पहले ना इसको ऐड कर लेंगे सर, तो 74/2, तो देख लीजिए इसका तुल्यांकी भार आ गया 37। तो आप इस प्रकार से किसी भी क्षार का तुल्यांकी भार कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे यदि हम डिस्कस करें तो आपने अम्ल का तुल्यांकी भार निकाल लिया, क्षार का तुल्यांकी भार निकाल लिया। अब बारी है किसका? लवण का तुल्यांकी भार, लवण का इक्विवेलेंट वेट। देखिए लवण का इक्विवेलेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो किसी लवण का तुल्यांकी भार, आराम से लिखिए, मैं लिखा रहा हूं, किसी लवण का तुल्यांकी भार उसके अनुभार, किसी लवण का तुल्यांकी भार उसके अनुभार एवं कुल धनावेश या कुल ऋणावेश के अनुपात के बराबर होता है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि किसी लवण का तुल्यांकी भार उसके अनुभार एवं कुल धनावेश या कुल ऋणावेश के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। उसी बात को हम यहां लिख रहे हैं, ई लवण बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ लवण इज इक्वल टू अनुभार बटा टी चार्ज। टी चार्ज यहां पर है या तो कुल धनावेश या फिर कुल ऋणावेश। जैसे इस पे डायरेक्टली मैं एग्जांपल आपको करा के दिखाता हूं। मान लीजिए कि हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर रहे हैं K2SO4 का। किसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर रहे हैं? K2SO4 का, कि भाई इसका इक्विवेलेंट क्या होगा वो समझिए। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? सल्फेट का चार्ज है -2, पोटासियम का चार्ज है +1। सबसे पहले हम इसका अनुभार कैलकुलेट कर लेंगे। 39 गुना 2, सल्फर 1 गो है 32, ऑक्सीजन 4 गो है 16 चौका 64, 39 गुना 2 कर लेंगे तो ये भी तो हो जाएगा 78 बटा। अब देख लो सर टोटल धनावेश कितना हुआ? पोटासियम के ऊपर चार्ज +1 है, 2 गो पोटासियम है तो +2, तो 2 से भाग दे दीजिए। ये पूरा का पूरा सल्फेट 1 गो है, तो सल्फेट की संख्या 1 है, जबकि सल्फेट का चार्ज कितना है? -2, तो -2 गुना 1 2, यहां भी 2 से ही भाग देना है। तो चाहे आप प्लस वाला यूज करिए या माइनस वाला यूज करिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो सबसे पहले इसको आप ऐड कर लीजिए, 4 2 6 और 8 कितना हो गया? 14, 6 3 9 1 10, 7 कितना हो गया? 17।
तो बटा 2 कर लीजिए, 2 से अब भाग दीजिए 87, ये इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। दूसरा देख लीजिए, जैसे दूसरा मैं बताऊं, ई इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2O3, इसका इक्विवेलेंट वेट मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। अब इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, एल्युमिनियम का चार्ज होता है सर +3। अब क्या करना, एल्युमिनियम 2 गो है 27 दूना 54, ऑक्सीजन 3 गो है 16 तिया 48। अब टोटल धनावेश देख लो, 3 दूना 6 +6, 2 तिया 6 -6, तो 6 से भाग दे दीजिए, 102 बटा 6, 17 छक 102। तो किसी भी लवण का भी तुल्यांकी भार आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे भी आप लिख लीजिए। तो उम्मीद है कि आप पूरा का पूरा तुल्यांकी भार सीख चुके होंगे। तुल्यांकी भार को आसान बनाने के लिए इसे हमने 3 अलग अलग लेक्चर में तोड़ दिया। अगले क्लास में हम लोग आएंगे अगले टॉपिक के साथ, और अगला टॉपिक होगा हम आप लोगों का मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र। दोस्तों, मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र क्लास 11th का बेहतरीन टॉपिक है, आप हायर एजुकेशन में भी इसका उपयोग देख पाइएगा। तो आप बने रहिए राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।